हेलो बच्चों, द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। देखिए यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल सकते हैं या अकाउंटिंग का लेक्चर बोल सकते हो, किसी का भी आप इसको लेक्चर बोल सकते हो, है ना। ध्यान रखोगे जिसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है। आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग हेडिंग डाल दें कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो अपना स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आइए सभी लोग यहां पर बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डाले कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले आप मीनिंग की बात करोगे तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको बोल सकते हो। देखो, ऐसा स्टेटमेंट जो किसके बारे में बात करता है, फ्लो ऑफ कैश। अब फ्लो मींस इनफ्लो भी होता है और फ्लो का मतलब आउटफ्लो भी होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इसीलिए यहां पर बोला गया थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, थ्री की का मतलब जिसके पास तीन की हो। थ्री की का मतलब पहली बात ये करता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है अभी मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरी बात है आपकी एक्टिविटी की, और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, थ्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। विच रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैश फ्लो। यहां पर ध्यान रखिए, फ्लो मींस दोनों बातें, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, नोट कर लो यहां पर। अब देखो ये जो फ्लो होगा या तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होगा, या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होगा, या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होगा, ठीक है ना। अब उस फ्लो में इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, कहने का मतलब क्या है बेटा, कैश फ्लो का मतलब एक ऐसे स्टेटमेंट से है जो फ्लो को बताता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कैसे फ्लो को बताता है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, किससे, चाहे वो ऑपरेटिंग से हो, चाहे इन्वेस्टिंग से हो, चाहे फाइनेंसिंग से हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे कब का, फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड या पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं बात करता हूं, ठीक है। आ जाते हैं फिर आगे हम लोग। देखो सबसे पहले मैं आप आपको डिफाइन करना चाहूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ठीक है ना। सभी बच्चे जो लोग क्लास कर रहे हैं सबसे पहले ध्यान रखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सबसे क्या है यही, ठीक है। इसी में जो हमको समय लगना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग है। तो अभी हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब क्या है, मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ध्यान रखिए, जब भी आप बात करते हो मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस की, तो मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस का मतलब क्या है, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरा मेन वर्क क्या है, यहां पर पढ़ाना। पढ़ा के अगर मैं कोई रेवेन्यू को जनरेट करता हूं, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट या मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इनफ्लो कहां कहां से है ना, या आउटफ्लो कहां कहां से, इस बात को ध्यान रखो। इनफ्लो का मतलब क्या होता है, इनकम से, मतलब पैसे के आने से। एंड आउटफ्लो का मतलब आउटकम से, मतलब पैसे के जाने से है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम लोग बताते हैं। देखो इनफ्लो क्या होगा, अगर मैं गुड्स या सर्विस को परचेस करता हूं तो पैसा जाएगा, लेकिन अगर सेल करता हूं तो पैसा आएगा। तो पहला क्या है, कैश सेल करो या सर्विस प्रोवाइड करो। फिर दूसरा कैश रिसीव फ्रॉम, रॉयल्टी से अगर आपको पैसा मिला, या आपको कहीं फीस मिला, या आपको कमीशन मिल रहा है, या डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है, या ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिल रहा है,
तो ये हमारा इनफ्लो का पार्ट माना जाएगा, पैसा आने का सोर्स माना जाएगा फ्रॉम मेन लाइन एक्टिविटी या ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या है? समोसा बेचने वाले के लिए समोसे का जो बिजनेस है वो मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेशन है ना। ध्यान रखोगे, वो समोसा बेच के जितनी भी इनकम जनरेट करेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा और उसको प्रॉफिट आप ट्रीट करोगे, ठीक है, या इनफ्लो आप ट्रीट करोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे यहां से, आउटफ्लो की जब आप बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे आउटफ्लो कैसे होगा। अगर आप सामान परचेस कर रहे हो कैश में, या आप क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं, या ट्रेड पेबल का पेमेंट कर रहे हैं, या कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप पे कर रहे हो, ठीक है, या आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखोगे ये आपके आउटफ्लो का पार्ट माना जाएगा और ये किससे रिलेटेड होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। तो सभी लोग यहां तक चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखोगे, मैं आपको एकदम सिंपल वे में बता रहा हूं। इन्वेस्टिंग का जो मेन वर्क है किससे रिलेटेड होगा? एसेट। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे को लगाना। पैसे आप कहां लगाओगे? एसेट्स में लगाओगे या इन्वेस्टमेंट में लगाओगे। ध्यान रखोगे, जो लोग लिख रहे हो एसेट्स को ऑब्लिक करके यहां पर इन्वेस्टमेंट भी लिख लो, ठीक है। अब देखो, या तो एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को आप सेल करोगे या परचेज करोगे। सेल करोगे तो इनफ्लो होगा, परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा। इस बात को आपको क्लेरिफाई कर लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इनफ्लो कहां से हो रहा है, यहां पर देखोगे इनफ्लो कहां से हो रहा है, इस बात को देखोगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, है ना, आप सेल कर रहे हैं, पैसा आ रहा है किसको बेचने से? एसेट्स को बेचने से, या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचने से। या ध्यान रखो, पैसा कहां से आएगा? आपने कहीं पैसा लगा रखा है, किसी को लोन दे रखा है ना, वो क्या करे, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, पैसा आपके पास आएगा, इनफ्लो ट्रीट किया जाएगा। फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव होगा। ध्यान रखोगे ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आपने शेयर परचेज किया है, चाहे वो प्रीफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है, पैसा आपको मिल रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका इनकम, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये भी कहां पर आएगा? आपका इनफ्लो में आएगा। फिर आउटफ्लो की बात करोगे, आप परचेस कर रहे हो एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेस करो। एसेट्स में आप कोई भी एसेट परचेस करो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, पेटेंट राइट, कुछ भी आप परचेस करते हो तो पैसा आपका आउटफ्लो होगा। इस बात को ध्यान रखोगे। तो इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है? यहां पर इन्वेस्टिंग मतलब आप दो जगहों पर पैसा लगा रहे हो। या तो पैसा आप किस पर लगा रहे हैं? एसेट्स पर लगा रहे हैं, या तो पैसा आप किस पर लगा रहे हो? इन्वेस्टमेंट पर लगा रहे हो, ठीक है ना। यहां पर करेंट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे हम लोग। करेंट इन्वेस्टमेंट को आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कॉलम में इंक्लूड करोगे। यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं आगे हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। देखिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फंड आपको जनरेट कहां से होता है, एक कंपनी को कहां से पैसा मिलता है। तो पैसा मिलने के सोर्स कई हैं। यहां पर देखो, इशू करे आप शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, है ना, लोन से भी पैसा आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन से भी पैसा आता है। तो ध्यान रखेंगे यहां पर इनफ्लो के सोर्स क्या क्या है। जब देखो, आप शेयर इशू कर रहे हो, पैसा आया हमारे पास। अब शेयर चाहे आप इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करो, चाहे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इशू करो, कोई भी शेयर आप इशू करोगे यहां पर पैसा आने वाला है। फिर इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को आप लोन, लोन में ट्रीट करते हो, यहां पर लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ठीक है, या आप टर्म लोन की भी बात कर रहे हैं यहां पर। फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप लोन ही ट्रीट करते हो। कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, इस ये सब है तो आपको फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है। फिर पैसा जाएगा कब देखेंगे, इन्हीं का अपोजिट कर दो, इशू ऑफ शेयर, यहां पर रिडेम्पशन कर दें आप, चाहे शेयर का चाहे डिबेंचर का, पैसा चला जाएगा, ये आपके आउटफ्लो में काउंट होगा। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर,
ठीक है, आप अपने खुद के शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स को खुद बाय बैक कर ले रहे हो, पैसा आपका जा रहा है, ये आपका आउटफ्लो कहलाएगा, है ना। जैसे भी आपने टर्म लोन लिया या लोन लिया बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो पैसा आया, इनफ्लो में काउंट होगा। बट अगर आप रीपेमेंट करें लोन का, चाहे वो लोन किसी का, चाहे वो टर्म लोन हो, चाहे अदर इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे बैंक के लोन हो, ध्यान रखोगे पैसे का रीपेमेंट है आपका, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगा। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या इशू ऑफ, देखोगे शेयर पे जो खर्चे हैं, डिबेंचर पर जो खर्चे हैं, वो भी आपके आउटफ्लो का पार्ट रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा था, इन्वेस्टिंग का पार्ट था, बट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड होगा, इसको आप फाइनेंसिंग में कवर करोगे। एकदम गांठ बांध के इस बात को धर लो, है ना। अगर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव हुआ तो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। अगर पे किए तो फाइनेंसिंग, ठीक है ना। पे कब करोगे? जब तुम्हारे पास कोई पैसा लगाया होगा, ठीक है। फिर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट था, पैसा आ रहा था बट डिक्रीज हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो पैसा क्या है? आप पेमेंट कर रहे हो, लोन का आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो छोटी सी बात में तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। आइए देखिए, ये है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, यही है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तीनों, इसमें तीन चीजें ऐड है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब इन तीनों को आप ऐड कर देते हो तो क्या जाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर करनी है। एक चीज और जानोगे, देखिए इस नोट को कायदे से पढ़ लेंगे हम लोग। इस नोट को पढ़ने के बाद ध्यान रखोगे कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के आइटम में क्या क्या चीजें कवर रहने वाली। आप देखोगे कैश इन हैंड कवर है, फिर आप देखेंगे कैश एट बैंक को कवर किया गया है, फिर ध्यान रखो करेंट इन्वेस्टमेंट को कवर किया गया है, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड। ध्यान रखोगे जब आप क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कहां पर? एमसीक्यूज में, या 1 मार्क्स में, या 2 मार्क्स में। बट ध्यान रखोगे अगर आप बीकॉम के लेवल पर होंगे तो आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्लोजिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये चीज जाननी पड़ेगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। आइए इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस में पहला लिखोगे आप लिक्विडिटी असेसमेंट, ठीक है। लिक्विडिटी असेसमेंट की जब आप बात करोगे यहां पर, तो ये किसकी बात करेगा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करेगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी का असेसमेंट करा है, क्या बता रहा है कि क्या आप शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म का मतलब विथ इन वन ऑपरेटिंग साइकिल, वन ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है? 12 महीने, 12 महीने के दौरान क्या कंपनी अपनी लिक्विडिटी को कंप्लीट कर रही है? क्या अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को फुलफिल कर रही है? मतलब अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स का पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, ठीक है। फिर दूसरे में आएंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हो तो क्या देखकर लगाओगे? रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको अच्छा होगा, है ना। तो ये किस पर बात करता है? लिक्विडिटी असेसमेंट पर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करता है। तो ध्यान रखो कि ये जल्दी रिटर्न की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी क्लैरिफाई करते हो। फिर हटा रहे इसको, तीसरा पॉइंट लिखोगे सब लोग, लिख लेंगे ऑपरेशनल इफिशियंसी की, ठीक है। ऑपरेशनल, अब यहां पर देखो शॉर्ट टर्म की बात जब भी करेगा
तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है ना। इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे ये क्या बात कर रहा है, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं होंगे इसका मतलब क्या है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रॉफिट, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर चौथे में हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। चौथे में हम लोग बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है ना। रिस्क मैनेजमेंट से आपका क्या मतलब है, यहां पर ध्यान रखो करंट का जो समय है वो बात कर ट्रेंड्स का, चाहे वो ऑपरेशनल चेंज हो, चाहे मैनेजमेंट चेंज हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, चाहे इन्वायरमेंटल चेंज हो, चाहे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज, कुछ भी हो, ठीक है। तो ध्यान रखो ये ट्रेंड जितना अधिक ट्रेंड होगा उतना रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखना है आपको कैसे अपने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेंटेन करना है, अपने रिस्क को कवर करना है, ठीक है। तो ये सारी बात आप इसमें करोगे, ये हमारे फीचर्स को कवर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट लिखोगे पांचवा, लिखिए कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, आप 2023 एंड 24 की जो पोजीशन है दोनों का कंपैरिजन करोगे और चेक करोगे कि किस साल हमारी पोजीशन बेटर रही, और अगर बेटर नहीं रही है तो उसके पीछे के रीजन क्या है उनको आप जानने का प्रयास करोगे और उनको दूर करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर आप एक पॉइंट इसमें लिख सकते हो, हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म का मतलब जब भी आप करोगे 12 महीने या वन ऑपरेटिंग साइकिल की, तो ये क्या करेगा आपका हेल्पफुल करेगा, ठीक है ना। फिर बजटिंग में आपका ये हेल्पफुल रहेगा। बजटिंग में भी जब आप बात करेंगे कैश बजट की, ठीक है, कैश बजट और कैश फ्लो, ठीक है, दोनों का एकदम क्या कह सकते हो आप, चोली दामन का साथ देता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि बजटिंग में भी क्या है, ये आपको बहुत प्रबिल्ड करेगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या करते हैं आप बजटिंग में, आप जो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसका जो बेस होता है वो क्या होता है, पास का डेटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, पास के डेटा के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन इसी के बेस पे करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। आइए अब एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखो, पहले मैं आपको बता दूं फिर लिखो। हिमांशु सर की क्लास आप लोग को लगातार मिल रही होगी, ठीक है। 8-10 क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसके बाद ध्यान रखिएगा अगर आपको क्लासेस करना हो तो आप अपने कोर्सेज को परचेस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, देखिए प्रॉफिट, या आप इसको नेट प्रॉफिट बोल सकते हो, ठीक। प्रॉफिट में से ही जो आप अमाउंट कट करते हो उसको कहां भेजते हो, रीजन में भेजते हो। इसी से आप फंड क्रिएट करते हैं, इसी से आप प्रोविजन क्रिएट करते हो, इसी से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आप उसको जानेंगे, ठीक है। अब आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, अगर ये सही हो गया तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं यहां पर, ये है आपका प्रॉफिट, एक मिनट, हाँ, यहां से नोटिंग चालू करिए।
चलिए, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला कैलकुलेशन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट उठाओ आप। सबसे पहले करेंट ईयर का आपका नेट प्रॉफिट दिया होगा, उस प्रॉफिट से आप कुछ अमाउंट ट्रांसफर किए होंगे, कहां पर, रिजर्व में। कुछ अमाउंट आपने ट्रांसफर किया कहां पर, प्रपोज डिविडेंड। कब का, ध्यान रखना है आपको, इसी बात को ध्यान रखना है, क्या, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। फिर इंट्रीम डिविडेंड। अब यहां पर जब आप बात करोगे इंट्रीम डिविडेंड का, इंट्रीम डिविडेंड कब का है, प्रीवियस का नहीं, ये ड्यूरिंग द ईयर का है। फिर ध्यान रखें यहां प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। तो ध्यान रखो कि ये जो प्रोविजन है ये प्रीवियस ईयर का है, बाकी सब आपके करेंट ईयर के हैं। इन सब का टोटल कर दोगे, अगर आपका रिफंड है टैक्स का, माइनस कर दोगे, जो अमाउंट बच जाएगा यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन आपको किसका करना है, नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, बात करेंगे नेट प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या क्या चीजों को कवर किया। यही बात अभी मैंने आपको नीचे बताया कि नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो प्रॉफिट होता है ये क्या क्या बात कवर करता है। इसमें आपने कवर कर रखा है रिजर्व को, इसमें आपने कवर कर रखा है डिविडेंड को, इसमें आपने कवर कर लिया प्रोविजन फॉर टैक्स को, इसमें आपने कवर कर लिया अदर को। ठीक है, अब जब इन सबको आप उठा के ऐड कर लेते हो, जो प्रॉफिट आ जाता है उसको क्या बोलते हो, एक्चुअल प्रॉफिट, है ना। जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हो, एक्चुअल प्रॉफिट, या इसी को आप नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये स्टेप नंबर 1 आपका यही कवर हुआ। स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। ठीक है, ध्यान रखोगे आपके कैश फ्लो की पूरी सफलता इसी पर डिपेंड करेगी, अगर ये सही सब सही, ये गलत सब गलत। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में आपको एक चीज ऐड करनी है जिसको आप क्या बोलते हो, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे खर्चे जो कैश में ना किए जाते हो। ठीक है ना, ऐसे खर्चे जिनको आप कैश में नहीं कर रहे हैं। जैसे ध्यान रखो, आप डेप्रीसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका। ठीक है, ध्यान रखो जब डेप्रीसिएशन की आप एंट्री करते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स करते हो, है ना, वहां पर देखो कैश नहीं है, तो ध्यान रखो एक्चुअल में एक्सपेंस होता नहीं है, बट आप इसको क्या करते हो, एज्यूम कर लेते हो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल होता है, ध्यान रखो कि ये भी आपका नॉन कैश है। ठीक, तो आपको यहां पहचाना है नॉन कैश कौन है, नॉन ऑपरेटिंग कौन है। ध्यान रखो कि आपको यहां दोनों माइनस करने हैं, जो नॉन कैश हो और जो नॉन ऑपरेटिंग हो। आइए मैं इसमें बता रहा हूं आपको, जैसे डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो राइट अप होते हैं आपके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में ही काउंट होता है। ठीक है, फिर अमॉर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ध्यान रखोगे जब बात करेंगे आप टेंजिबल एसेट्स की, जब आप बात टेंजिबल एसेट्स की करेंगे तो उस पर जो चार्ज होता है उसको डेप्रीसिएशन बात करते हो, और जब बात करते हैं आप इनटेंजिबल एसेट्स की तो ध्यान रखेंगे उस पर जो चार्ज होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एमॉर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, या राइट अप बोलते हो। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आप पैसा उठा रहे हो लोन से या बैंक ओवरड्राफ्ट से, आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी चेक करो, हमारा काम पढ़ाना है, मैंने लोन लेके बिजनेस सेटअप किया है ना, तो ये लोन बिजनेस सेटअप करने के लिए, ना कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इसीलिए इस इंटरेस्ट को उठा के ऐड कर लिया गया। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, आप यहां पर एसेट्स को सेल करो, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं, आपका हमारा काम पढ़ाना है, हमारा फैन पुराना हो गया, बोर्ड पुराना हो गया, मैं उसको सेल कर रहा हूं, तो ये मेरा काम है नहीं। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करो, ये भी आपका काम मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आइए देखिए लिस्ट, आपको माइनस क्या क्या करना है, आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कियो, बट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस करोगे, जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, है ना। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, उस तरह के बिजनेस में क्या है आपका सही रहेगा, बट यहां पर सही नहीं है। रेंटल इनकम मेन लाइन एक्टिविटी का पार्ट नहीं, इसलिए इसको भी आप माइनस करोगे, है ना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आप माइनस करें तो गेन ऐड करे थे, गेन को क्या करेंगे, उसका रिवर्स है, माइनस करो। फिर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, इसको आप माइनस कर दोगे, जो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा आपका। ध्यान रखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज की बात करेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया, इस पर फिर आपको कमांड रखनी है। ठीक, बस आज की बात हम लोग स्टेप नंबर 3 पर ही खत्म करेंगे, है ना। इसको आप जब 1-2 बार पढ़ लोगे फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए स्टेप नंबर 3, है ना,
अभी मैंने स्टेप नंबर 2 में आपको यह कैलकुलेट करना बताया कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैसे कैलकुलेट करें। अब आप इस 4 चीज को समझें। अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज हो रही, आपको ऐड करना है ना। फिर इसका उल्टा पढ़ लो, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो ऐड करना है ना। करेंट एसेट्स डिक्रीज हो ऐड करो, इसका उल्टा करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो तो ऐड करो। फिर करेंट एसेट्स का अपोजिट, करेंट एसेट्स अगर बढ़ रही हो आप इसको माइनस करिए, करेंट लायबिलिटी अगर कम हो रही तो माइनस करिए। ठीक है, जो अमाउंट आ जाएगा उसको क्या बोलोगे आप, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, फिर माइनस कर देना है आपको इसमें से इनकम टैक्स को। ठीक है, जो इनकम टैक्स आपने पेड किया है, कब, ड्यूरिंग द ईयर की यहां पर बात होगी। ठीक है ना, यहां पर बात होगी ड्यूरिंग ईयर की। ठीक है ना, वर्ष के दौरान जो आपने पे किया, तो जो अमाउंट आ जाएगा वो कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान रखना यहीं पर आकर हमारा पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां तक सब लोग कवर कर लेंगे। इसके आगे की जो बात होगी वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये छोटा सा अपना स्टेटमेंट बना लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो। इसमें तीनों एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फिर इसमें आप उठा के ऐड, इन तीनों को ऐड कर लिए, इसमें उठा के आप ऐड कर लेते हो ओपनिंग बैलेंस कैश है कैश इक्विवेलेंट का, तो अपने आप क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जा रहा है, तब तो आपका आंसर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतनी बातें हैं। ठीक है, इसके आगे की बातें हम लोग कल अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।